अगर मैं आपसे यह कहूं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन सच यही है और इसी सच को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। आजकल शून्य का इस्तेमाल एक न्यूमेरिक सिंबल और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का भी मूल आधार है। शून्य जिसका अपना महत्व भले ही नथिंग है, लेकिन यह शून्य का चमत्कार ही है कि यह 10 से हजार, हजार से लाख, लाख से 10 करोड़, 10 करोड़ से 10 अरब कुछ भी बना सकते। यह शून्य की खासियत ही है कि इसमें किसी भी संख्या से गुणा करे या भाग दे, परिणाम शून्य ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन प्रूफ्स की जिसके आधार पर यह साबित होता है कि आर्यभट्ट के टाइम के पहले से ही शून्य का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा था। और प्रूफ्स की लिस्ट में पहला नंबर है बख्शाली पांडुलिपि का। फ्रेंड्स, बख्शाली पांडुलिपि प्राचीन भारत की मैथ से रिलेटेड एक बहुत ही रेप्यूटेड पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट। भोजपत्र पर लिखी हुई यह पांडुलिपि सन 1881 में बख्शाली गांव, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, में एक किसान को मिली थी, जिसे 1902 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडेलियन लाइब्रेरी में रखी गई। फ्रेंड्स, इस बख्शाली पांडुलिपि की कार्बन डेटिंग, जो कि एक एज निर्धारित करने की विधि है, के जरिए ही शून्य के प्रयोग करने की तिथि निर्धारित की गई। इस जटिल पांडुलिपि के 3 हिस्से हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है, दूसरा 680 से 779 ईस्वी का और तीसरा हिस्सा 885 से 993 ईस्वी का। इस पांडुलिपि में सनोबर के पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया। हालांकि उस समय ये डॉट्स संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि 101, 1100 जैसे बड़े संख्याओं के निर्माण के लिए इसे प्लेस होल्डर अंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन में शून्य का जिक्र और उसके रोचक इतिहास के बारे में, जो इस बात को साबित करते हैं कि शून्य आर्यभट्ट के टाइम के पहले से भारत में है। फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन में शून्य और शून्यवाद का बहुत महत्व है। शून्य के आविष्कार को लेकर पहले तो पश्चिम देशों के जानकार ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम भारतीयों को शून्य की जानकारी थी, लेकिन सच तो यह है कि शून्य की खोज भारत नहीं की थी। यूनानी दार्शनिक नेचर के 4 एलिमेंट्स मानते थे, जबकि भारतीय दार्शनिक 5। दरअसल यूनानी दार्शनिक आकाश को एलिमेंट नहीं मानते थे। उनके अनुसार आकाश जैसा कुछ नहीं है, जबकि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो नहीं है, जैसा दिखाई देता है, वही शून्य है। पाइथागोरस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षु विमल कीर्ति और मंजूश्री के बीच जो संवाद हुआ था वो शून्य को लेकर ही था। साथ ही बौद्ध काल के कई मंदिरों पर शून्य चिन्ह अंकित है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि आर्यभट्ट के पहले से शून्य भारत में था। इसके अलावा भारत में लगभग 200 से 400 ईसा पूर्व छंद शास्त्र के ऑथर पिंगलाचार्य हुए, जिनके छंदों के नियमों को यदि गणितीय दृष्टि से देखें तो एक तरह से वे बाइनरी मैथ्स का काम करते हैं और दूसरी दृष्टि से उनमें 2 अंकों के क्यूबिक इक्वेशन तथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन दिखते हैं। गणित की इतनी ऊंची समझ से पहले अवश्य ही किसी ने उसकी प्राथमिक अवधारणा को भी समझा होगा। अतः शून्य की खोज भारत में 200 BC से भी पुरानी हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रूफ है नागार्जुन द्वारा लिखे शून्यवाद या शून्यता, जो कि बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिक नामक विभाग का सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है, जिसका शून्य की मौजूदगी के बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। और जैसा कि जग जाहिर है कि नागार्जुन का समय 166 से 199 ईस्वी के बीच का माना जाता है। ऐसे में ये साफ पता चलता है कि शून्य का इस्तेमाल आर्यभट्ट के टाइम के पहले से हो रहा है। साथ ही आर्यभट्ट का ये कहना कि अस्थानात् अस्थानम 10 गुणम स्यात्, जिसका मतलब है प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना है, इसी बात को प्रूफ करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आर्यभट्ट ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से लोग उन्हें फादर ऑफ जीरो कहते हैं। साथ ही ब्रह्मगुप्त का शून्य से क्या नाता है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने अंकों की एक नई पद्धति को जन्म दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में भी उसी पद्धति में कार्य किया और उन्हें शून्य का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशमलव संख्या प्रणाली में शून्य का परिचय दिया और उसे मैथ्स में प्रेजेंट किया, जबकि ब्रह्मगुप्त ने शून्य के गुणों का विवरण दिया। 7वीं शताब्दी यानी ब्रह्मगुप्त के समय में शून्य से संबंधित विचार कंबोडिया तक पहुंचे थे। कुछ डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कंबोडिया से शून्य का विस्तार चीन और अरब जगत में भी हुआ। यही नहीं, 12वीं शताब्दी में भारत का यह शून्य वेस्ट में यूरोप तक पहुंचा। फ्रेंड्स, वैसे आज के शून्य यानी जीरो के नामकरण का भी अपना एक इतिहास है। जब शून्य की शुरुआत भारत में हुई तो उसे शून्य कहा गया, जो एक संस्कृत शब्द है। बाद में जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचा तो इसका नाम सिफर रखा गया। इसके बाद जब इटालियंस द्वारा शून्य पेश किया गया तो उन्होंने इसे जेफेरो नाम दिया, जिसे बाद में फ्रेंच में जीरो में बदल दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी शून्य की। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन साथ ही मैं जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल फ्लोइंग ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलोइंग ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।